गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। मैं डॉक्टर आर एस राठौड़ इतिहास के पन्नों के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। फारसी अरबी साहित्य की इसी श्रृंखला में मैंने आपसे अमीर खुसरो के बारे में चर्चा की थी। विभिन्न सुल्तानों के दरबार में अमीर खुसरो अपनी एक अलग ही अहमियत रखते थे और इतिहास के वे भी एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। अरबी फारसी की इसी श्रृंखला में मैं गुल बदन रचित हुमायूं नामा गुल बदन रचित हुमायूं नामा का उल्लेख अवश्य करूंगा। इस ग्रंथ में गुल बदन ने मारवाड़ और मेवाड़ के आपसी संबंधों पर प्रकाश डाला है और इसके साथ ही रेगिस्तान की जलवायु और वहाँ का परिस्थितियों का वर्णन किया है। और इसी हुमायूं नामा में गुलबदन ने शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं ने मारवाड़ के नरेश मालदेव से जो सहायता मांगी थी उसका उल्लेख भी उसने किया है। तो निश्चित रूप से हुमायूं नामा इतिहास की एक कड़ी की रूप में हमारे सामने आता है और हुमायूं के इतिहास के पन्नों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। फारसी की इसी परंपरा में मैं एक अन्य इतिहासकार तुदुके बाबरी तुदुके बाबरी बाबरनामा जहीरुद्दीन बाबर ने निश्चित रूप से अपनी इस आत्मकथा में उस काल का उल्लेख किया है और उस काल की प्रस्तुतियों का भी वर्णन किया है जो उससे जुड़ी हुई थी। इतिहास में आत्मकथा लिखने की यह परंपरा मध्यकाल में भी प्रचलित थी। आज भी हम देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा, जीवनी कथा, इसका स्वरूप आधुनिक काल में तो बिल्कुल ही बदल गया है। अब जितने भी महान व्यक्ति होते हैं सॉरी, जितने भी महान हस्तियां होती हैं उन पर आधुनिक काल में, वर्तमान काल में एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं बायोपिक नाम से पिक्चर तक बनाई जाती है। उनकी जीवनी से जुड़ी चलचित्र और उन फोटोग्राफों को लेकर एक निश्चित रूप से एक 2-2.5 घंटे का एक फिल्म भी बना दी जाती है जिसे बायोपिक कहा जाता है। तो मध्यकाल में भी जहीरुद्दीन बाबर ने बाबरनामा लिखकर तुर्की भाषा में रचित यह ग्रंथ उस काल के इतिहास के पन्नों को हमारे सामने रखता है। फारसी के साहित्य की श्रृंखला में अगला ग्रंथ अबुल फजल रचित
अबुल फजल रचित अकबरनामा का उल्लेख अवश्य करूँगा। इस ग्रंथ में अबुल फजल ने राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और उसके साथ ही राजस्थान की प्रमुख फसलों का वर्णन किया है। इसी ग्रंथ में उस काल के इतिहासकार अबुल फजल ने मेवाड़ की स्वतंत्रता का मुख्य कारण यह बतलाया कि मेवाड़ अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ही स्वतंत्र और उसके प्रति जुड़ा रहा। और इस ग्रंथ में हमें राजस्थान में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स अर्थात फसलों का उल्लेख भी इसमें किया गया है। सर चला गया है। तय निश्चित रूप से अकबरनामा अबुल फजल उस समकालीन इतिहासकार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण फारसी का ग्रंथ है। फारसी साहित्य की इसी श्रृंखला में मैं अगली कड़ी में तारीख फिरोज शाही का वर्णन करना चाहूँगा। जियाउद्दीन बर्नी रचित जियाउद्दीन बर्नी रचित तारीख फिरोज शाही में लेखक ने उस काल के रणथंभौर पर मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी प्रस्तुत की है कि रणथंभौर ने कैसे मुस्लिम आक्रमणों का सामना किया था। फारसी साहित्य की इस अगली कड़ी में मैं निज़ामुद्दीन अहमद रचित तबकाते अकबरी का उल्लेख अवश्य करूँगा। तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन रचित इस ग्रंथ में उस काल के मुगल और राजपूतों के संबंध में उल्लेख किया गया है और उस काल में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के स्त्रियों द्वारा किए गए साके अर्थात जौहर इत्यादि का उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। अरबी फारसी के इस साहित्य की श्रृंखला के पश्चात मेरा उद्देश्य आपको इस काल में आधुनिक इतिहासकारों ने कौन कौन से ग्रंथ रचे और उन इतिहासकारों ने अपने उन ग्रंथों में किन किन का उल्लेख या वर्णन किया है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। हम ये जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कारोबार लाख रुपए के साथ शुरू किया था और बाद में चलकर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की थी और उसी काल के उसके कंपनी के विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट किस प्रकार से भारत में
अपनी भूमिका निभा रहे थे। मैं इसी पर अपना प्रकाश, इसी पर अपनी चर्चा करना चाहूँगा। आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकारों की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम इंग्लैंड में जन्मे कर्नल जेम्स टॉड का उल्लेख अवश्य करूंगा, जिन्होंने अपनी 2 पुस्तकों द्वारा राजपुताने के उस इतिहास पर प्रकाश डाला है। और इसके साथ ही उन्होंने किस प्रकार पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करके अपनी राजनीतिक भूमिका को भी स्पष्ट किया था। हम ये जानते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड राजपुताने में एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने अपनी पुस्तकों में किस प्रकार यहाँ के इतिहास को वर्णित किया है, उनमें सर्वप्रथम उनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड ने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक इस पुस्तक में अपने प्रथम भाग, जो सन 1829 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा उसका भाग सन 1832 में प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में प्रकाशित यह पुस्तक राजस्थान के राजपुताने के मारवाड़ और मेवाड़ के इतिहास पर अपना प्रकाश डालती है। निश्चित रूप से कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजपुताने में कार्यरत रहे और उनका सीधा संपर्क यहाँ के सभी शासकों से रहा, वे चाहे मेवाड़ के हैं चाहे वे मारवाड़ के। हम ये कहें कि कर्नल जेम्स टॉड जो निश्चित रूप से एक उस समकालीन, उस आधुनिक इतिहासकार के रूप में स्थापित हैं, जो अपनी लेखनी से यह पुस्तक उन्होंने लिखी। उनकी दूसरी पुस्तक
कर्नल जेम्स टॉड रचित ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो सन 1839 में प्रकाशित हुई थी। और इस ग्रंथ में भी, इस पुस्तक में भी कर्नल जेम्स टॉड ने वेस्टर्न इंडिया, भारत के पश्चिमी भाग के शासकों पर अपनी लेखनी को चलाया था और उस काल के इन सभी शासकों के बारे में और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में उन्होंने लिखा था। तो निश्चित रूप से कर्नल जेम्स टॉड, जो इंग्लैंड में जन्मे थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजपुताने में कार्यरत थे। अब मैं आपसे फिर ये बात कहना चाहूँगा कि एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का मूल नाम हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया था। तो कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया वास्तव में यह एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ का मूल रूप यही था और इसी का नाम उन्होंने बाद में बदल कर रखा था। तो निश्चित रूप से एनॉल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का मूल नाम हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने इस दूसरे ग्रंथ में ट्रैवल्स इन इंडिया में निश्चित रूप से यह लिखा है कि राजपुताना में उस काल में सामंतवादी जो परंपरा थी, शासन करने की जो सामंतवादी विचारधारा और परंपरा थी, उस पर भी अपना प्रकाश डाला है। वास्तव में उस ऐतिहासिक काल में हम ये कहें कि कर्नल जेम्स टॉड राजपुताने में एक अलग ही अपनी लेखनी के लिए जाने जाते। आधुनिक इतिहासकारों की इसी श्रृंखला में मैं एक नाम आपसे जरूर कहना चाहूँगा, वह नाम है सूर्यमल मिश्रण। बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन वंश भास्कर में किया गया है। सूर्यमल मिश्रण ने, आप ये कहें कि अपने इस ग्रंथ में राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था और बूंदी के इतिहास को वंश भास्कर में उन्होंने वर्णित किया। और इस पुस्तक जो उनके काल में अधूरी रह गई थी और सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसे बाद में चलकर पूर्ण किया था। सूर्यमल मिश्रण उस काल के इतिहास के
एक अन्य महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और उनकी दो पंक्तियां जो उन्होंने लिखी थी, और वह हमें निश्चित रूप से एक वीरता का संदेश देती है कि राजपूताने के ये सभी क्षत्रिय किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान अपनी धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए किया करते थे। उनकी उन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इला न देनी आपणी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपणी अर्थात अपनी पृथ्वी, अपनी जमीन, अपनी भूमि, अपनी धरती को किसी को न देना, यह तो माता पालने में ही एक वीर पुरुष को सिखला देती है कि इसके लिए अगर अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण ने यह पंक्तियां लिखकर इतिहास में एक अमर संदेश भी हमें दिया है। तो ऐतिहासिक, आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रृंखला में मैं अगली कड़ी में कवि श्यामल दास का उल्लेख करना चाहूँगा। कवि श्यामल दास रचित वीर विदोन निश्चित रूप से मेवाड़ के इतिहास पर अपनी लेखनी को स्पष्ट करता है। और कवि श्यामल दास, जो उनका संबंध भीलवाड़ा से रहा था, उन्होंने मेवाड़ में सज्जन सिंह और इसी के साथ उनके पिता शंभू सिंह के इतिहास के पन्नों पर अपनी लेखनी चलाकर उस काल के इतिहास को उकेरा है और हमारे सामने रखा है। आधुनिक इतिहासकारों की इसी श्रृंखला में मैं अगली कड़ी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का लूँगा। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता थे और इनका जन्म सिरोही में हुआ था और सन 1911 में इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था। इसी के साथ इन्होंने राजपूताने का इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ भी लिखे थे और यह लिखकर इन्होंने सिरोही के इतिहास पर प्रकाश डाला था। तो निश्चित रूप से पंडित
गौरी शंकर हीराचंद ओझा उस काल के, आधुनिक काल के एक इतिहासकार और पुरातत्ववेदा हैं। तो निश्चित रूप से सिरोही में जन्मे इस इतिहासकार ने सिरोही राज्य के इतिहास के पन्ने को हमारे सामने उकेरा है। हम ये जानते हैं कि सिरोही में चौहानों की एक गोत्र देवड़ा राजपूतों का शासन रहा है। इतिहास के आधुनिक पन्नों को उकेरते समय मैं निश्चित रूप से मुंशी देवी प्रसाद का उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। तो मुंशी देवी प्रसाद ने फारसी ग्रंथ बाबरनामा, हुमायूंनामा और जहांगीरनामा जैसे फारसी ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया था और इन्होंने स्वप्न राजस्थान नामक एक ग्रंथ भी लिखा। मुंशी देवी प्रसाद, जिन्हें हम एक आधुनिक इतिहासकार के रूप में निश्चित रूप से उनके उस कार्य को इतिहास के पन्नों में समेटे हुए हैं। आखिर में मैं इसी श्रृंखला में जगदीश सिंह गहलोत का नाम भी लिखूँ। जगदीश सिंह गहलोत जो आधुनिक इतिहासकार हैं, जिन्होंने 3 खंडों में राजस्थान का संपूर्ण इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। और इसी आधुनिक इतिहासकारों की श्रृंखला में मैं रामकरण आसोपा का नाम भी अवश्य लिखूंगा या उनकी चर्चा करना चाहूँगा कि रामकरण आसोपा ने वरद डिंगल कोश लिखकर अपना एक अलग ही पक्ष हमारे सामने रखा।